क्या आप गायब होना चाहते हैं? बहुत सी ऐसी कहानियां और फिल्में हम देखते हैं जिसमें करेक्टर गायब हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपको ऐसी चीजें दुनिया में नजर आना शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको एक इनविजिबल क्लॉक दिखा रहा हूँ जिसके पीछे गुजरती हुई गाड़ी आप देख सकते हैं। गोया कि हम पूरे तरीके से इसे इनविजिबल नहीं बना सकें, लेकिन ऐसी कोशिशें साइंसदान करते रहते हैं। उनमें से एक कोशिश मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका नाम है प्रोफेसर सर जॉन पेनरे, जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत सी तहकीक की है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उनके ज़रिए अब हम माइक्रोवेव में चीज़ों को गायब कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। चीज़ों को गायब करने के लिए हमें नई किस्म के मटेरियल्स बनाने की ज़रूरत थी, जिन्हें मेटा मटेरियल्स कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ मेटा मटेरियल्स दिखा रहा हूँ। इनसे बने हुए कपड़े, चादर, मुख्तलिफ मटेरियल्स ऐसी ताकत रखेंगे कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। मेटा मटेरियल्स सिंथेटिक मटेरियल्स होंगे जो कि मेटल और प्लास्टिक से बने होंगे। मेटा का मतलब आप जानते हैं कि चेंज्ड या एल्टर्ड, चेंज की हुई स्टेट होती है। तो ये मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते होंगे। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते होंगे जो कि आम मटेरियल्स हमें दुनिया में और कायनात में नजर आते हैं उनके पास मौजूद नहीं है। तो जब ये रोशनी के साथ इंटरेक्ट करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमें बहुत से अननेचुरल इंटरेक्शंस नजर आएंगे। हमें चीज़ों का रंग बदलता हुआ नजर आएगा, हमें आवाज़ बदलती हुई नजर आएगी, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो कि आज हम सोच नहीं सकते। तो मेटा मटेरियल्स आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जो कि हम बनाने जा रहे हैं, और इनकी मिसाल एक एंटीने की सी है। अगर आपने पुराने ज़माने का टीवी देखा हो तो उसके ऊपर एक एंटीना होता है जिसको हमें स्पेशली ट्यून करना पड़ता है, उसको घुमा घुमा के ट्यून करना पड़ता था कि वो उस जगह पर आए जहां पर वो वेव्स को कैच कर सके, और फिर हमारे पास तस्वीर आ जाती थी। तो मेटा मटेरियल्स भी बिल्कुल ऐसे ही मटेरियल्स हैं जिनके पास, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं तो छोटे छोटे एंटीने हैं, रेजोनेटर्स हैं, और जब उनकी पसंदीदा फ्रीक्वेंसी उनके पास आती है तो उस पर ट्यून हो जाते हैं और फिर वो उनसे इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। अगर हमने गायब होना है तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप इस पत्थर को देख सकते हैं जिससे रोशनी की किरणें आकर टकराती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स पर स्कैटर होती हैं, और उनमें से कुछ रोशनी हमारी आंखों में जाती है और हमें वो पत्थर नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसे मैंने गायब करना है तो मेरी कोशिश होगी कि जो किरणें इससे आकर टकरा रही हैं वो स्कैटर ना हो, वो अपने ही पाथ में जाती रहें। लेकिन इसके लिए सवाल ये है कि ऐसा होगा क्यों? आप यहाँ पर रोशनी की किरणों को देख रहे हैं जो कि पत्थर के साथ ऊपर और नीचे बेंड हो रही हैं। तो क्या हमें रोशनी को बेंड करना पड़ेगा? क्या मेटा मटेरियल्स में इतनी ताकत है कि वो रोशनी को बेंड कर सकें? रोशनी में 7 रंग होते हैं, हर रंग की अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है और अपनी स्पीड होती है। रोशनी की स्पीड मैंने आपको दिखाई है। रोशनी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इब्नुल हैथम ने बताया। उन्होंने हमें रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। उन्होंने रोशनी के इंटरेक्शन को मिरर्स के साथ और लेंसेज के साथ देखा। हमें सबसे पहले उन्होंने ही कैमरे का असूल समझाया। हम ये जानते हैं कि जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उस पर कई चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जिनमें से एक चीज़ है उस मीडियम की डेंसिटी। अगर एक मीडियम जो कि कम डेंस है उससे रोशनी एक ऐसे मीडियम में दाखिल हो रही है जो कि ज़्यादा डेंस है, तो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। लेफ्ट साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं N1 कहता हूँ, वो है 1, जबकि राइट साइड पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3। तो 3 का मतलब ये है कि यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, और जब रोशनी की किरण साइनोसाइडल वेव यहाँ पर आती है तो वो कंप्रेस हो जाती है, उस मीडियम में दाखिल होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा स्लो होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि लाइट किसी भी मीडियम में कितनी तेज़ी से गुजरेगी। हम हमेशा लाइट की रफ्तार को वैक्यूम में मेयर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड लेते हैं, लेकिन जब
रोशनी हवा में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार कम होती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ऊपर है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर हम पानी की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रफ्तार कम हो जाएगी और आपको राइट साइड पर नज़र भी आ रहा है। ग्लास में और कम होगी, डायमंड में रफ्तार और कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि रोशनी की रफ्तार उस मीडियम में क्या होगी, और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार चाहिए और आपको लाइट की फेज वेलोसिटी चाहिए उस मीडियम में। इन दोनों चीज़ों के ज़रिए आप एक सिंपल फार्मूले के साथ रोशनी की रफ्तार उस मीडियम में निकाल सकते हैं। तो आप वैक्यूम में निकाल सकते हैं, एयर में निकाल सकते हैं और बाकी तमाम मीडियम्स में भी निकाल सकते हैं। तो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। हमें पता है कि रोशनी जब किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है तो दो फिनोमिनाज अमूमन होते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। या तो रोशनी वापस लगकर उसकी किरणें आ जाती हैं या फिर रोशनी उस मीडियम में यानी दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन भी दिखाई गई है और यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन भी दिखाई गई है। इस चीज़ को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए मैं आपको स्नेल्स लॉ की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ हमें अगर ये पता हो कि रोशनी का एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो दोनों मटेरियल्स के, तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। या इनमें से अगर 3 चीज़ें मालूम हो तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपल करने के लिए ऊपर की एग्जांपल बताता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक रे, आप यहां पर देख सकते हैं ये एक रे दाखिल हो रही है। हमारे पास एक नॉर्मल है, सरफेस से नॉर्मल लाइन है और उसके साथ ये एंगल बना रही है θ1। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और जब ये इस मीडियम में दाखिल होगी तो आप देखें कि रे स्लो हो रही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और उसके साथ साथ ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मूव कर रही है। तो θ2 कम है θ1 से। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है और नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो रही है। तो मेरे पास अगर θ1 और θ2 हैं और मेरे पास n1 है तो मैं बड़ी आसानी से स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए n2 निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्नेल्स लॉ की इक्वेशन दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बनाया गया एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है दूसरे मीडियम के जिसमें रोशनी रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। और इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं तो हम एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रिफ्रैक्शन देगा। और वो कैसी होगी? मैं आपको यहाँ पर राइट साइड पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास नॉर्मल लाइट यहाँ पर आई, उसकी रे यहाँ पर पड़ी और उसके बाद उसने रिफ्रैक्ट किया, लेकिन आप देखें कि उसके एंगल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आई, थोड़ी सी आई लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आई। लेकिन अगर इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो, हम ऐसा मीडियम बना लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो, तो रोशनी नीली लाइन के साथ साथ रिफ्रैक्ट होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो उससे आपको चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जब भी हम पानी में पेंसिल को डालते हैं तो हमें कैसा इमेज मिलता है? लेफ्ट साइड वाला। लेकिन अगर हम इस पानी को ऐसा बना लें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो, तो फिर हमें पेंसिल की रिफ्लेक्शन डिफरेंट नज़र आएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं राइट साइड पर मैंने आपको पेंसिल की रिफ्लेक्शन दिखाई है, तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर होगी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नेगेटिव बनाने की ज़रूरत क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। हम जब भी अच्छे रखते हैं, मिरर्स रखते हैं, रोशनी को देखते हैं, तो लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। लेकिन अब हम ब्रॉडर सेंस में जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है और इसने मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है। तो हम फील्ड्स की इंटरेक्शन देख रहे हैं मैटर के साथ। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हिस्सा होती हैं रोशनी का भी, और ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी। और उन्होंने सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके साथ मैटर की चौथी फॉर्म जिसे बोसन आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है उसके साथ भी इंटरेक्ट करना है। जब भी मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर देखा जाता है। मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसे परमिटिविटी से बयान किया जाता है। परमिटिविटी पर मैं मुस्तकबिल में डिटेल्ड वीडियोस बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमने जब भी किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल फील्ड
उसकी स्टडी करनी होती है तो हम उसकी परमिटिविटी को देखते हैं। इसी तरीके से जब हम परमेबिलिटी को देखते हैं तो हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक साइड को देख रहे होते हैं, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल को देख रहे हैं जिसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इंटरेक्शन करना है, तो उसकी परमिबिलिटी और परमिटिविटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब इंजीनियर्स काम करते हैं तो वो एटम के लेवल पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज को नहीं देखते। हमें पता है कि एटम का इलेक्ट्रिकल रिस्पांस भी होता है और मैग्नेटिक रिस्पांस भी होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लेकिन हम उस पूरे मटेरियल के एटम्स को इकट्ठा करके दो पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। एक को परमिटिविटी कहा जाता है, एक को परमेबिलिटी कहा जाता है, उससे इंजीनियर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सी इक्वेशंस दिखा रहा हूँ और आप इन इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपको परमेबिलिटी और परमिटिविटी नज़र आ रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है, आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी लाइट आती है, लाइट में दो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब वो मटीरियल से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, स्कैटर होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होती हैं, जिनकी चेंज को हम इन इक्वेशन के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो अगर हमने एक ऐसा मटेरियल बनाना है जो एटम्स की तरह छोटे छोटे यूनिट्स रखता हो, तो उन यूनिट्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई हैं, ये हमें ये बताती हैं कि जब भी हम किसी मटेरियल को डिस्कस करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डायपोल्स को भी डिस्कस किया जाता है। और जब हमने किसी मटेरियल से अननेचुरल ऐसा रिस्पांस लेना है जो कुदरत में नहीं है, तो हमें डायपोल लेवल पर जाकर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल लेवल पर जाकर उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मेटा मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड पे मैं आपको एक शक्ल दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज सी है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि एक एटम के डायपोल को मॉडल करता है, और इसी तरीके से राइट साइड पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को मॉडल करता है एक एटम की। तो हमने अगर मटेरियल बनाना है तो उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इनके बारे में मैं फर्दर भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस तस्वीर से आपको समझ आएगी कि हम मेटा मटेरियल्स क्यों बनाने जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, वो तीन जगह पर पाए जाते हैं। अगर उनकी परमिटिविटी और परमेबिलिटी 0 से बड़ी है, दोनों पॉजिटिव साइड पर हैं, तो वो हमारे ज़्यादातर मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं जो ग्रीन कलर की जगह पर मैंने आपको दिखाएं। लेकिन हमारे पास फेरोमैग्नेटिक भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, उसमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, जबकि हमारे पास म्यू स्मॉलर देन 0 होता है। फिर हमारे पास मेटल्स होती हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या ये दोनों पैरामीटर, यानी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बयान करने वाला पैरामीटर और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बयान करने वाला पैरामीटर नेगेटिव हो, तो फिर कैसा मटेरियल आएगा। रेड कलर का जो आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहां पर मेटा मटेरियल्स आएंगे और जो कि हमने बनाने हैं। ये लाइट को मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। मैं आपको लेफ्ट साइड पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एयर है और उसके बाद आपके पास एक मीडियम है, तो यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर लाइट आ रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, और उसके बाद वो यहाँ पर आप देखें कि उसका थोड़ा सा वो डाइवर्ज हुई और उसके बाद वो फिर बाहर की तरफ चली गई। नॉर्मल मटेरियल्स हैं ये सारे। लेकिन अगर इस मटेरियल की जगह हम नेगेटिव इंडेक्स का मटेरियल रख दें, तो अब क्या होगा कि जब लाइट यहाँ पर आएगी तो वो दोबारा फोकस करेगी एक पॉइंट पर। तो टोटल रिफ्रैक्शन लाइट की चेंज हो चुकी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चेंज हो चुकी है, और इसकी वजह से ये मटेरियल्स हमें मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स देंगे। आप ऐसा सोना बना सकते हैं जो कि पीले रंग का भी हो सकता है, हालांकि उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस, उसकी केमिकल लेवल पर इंटेग्रिटी बिल्कुल बराबर होगी, इंटैक्ट होगी, लेकिन उसकी फिजिकल शेप आप ऐसे चेंज कर देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी चेंज कर देंगे कि वो आपको मुख्तलिफ रंगों का नजर आएगा। इन मटेरियल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम चेंज नहीं करते, बल्कि हम फिजिकल चेंजेस के साथ ऐसे मटेरियल्स बना रहे हैं जो कि हमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। या आसान वर्ड में ये कह सकता हूं कि इनका केमिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनको फिजिसिस्ट देखते हैं। गैलीलियो ने हमें सबसे पहली टेलीस्कोप दी और उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज लगाए। आप यहाँ पर ये लेंस देख सकते हैं, लेकिन मटेरियल्स के साथ हम सुपर लेंस बना सकते हैं जिन पर एक मुकम्मल वीडियो ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद आए माइकल फैराडे और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दी। उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो फील्ड्स होती हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ज़रिए इन फील्ड्स को समझे बगैर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं समझ सकते। इनकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दी हमें मैक्सवेल ने, क्योंकि मैक्सवेल एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनकी इक्वेशंस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस कर सकती हैं, बना सकती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वैसा वर्सा इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बना सकती हैं। तो दोनों फील्ड्स और फील्ड्स को भी जन्म दे सकती हैं। लेकिन अब मैं बिल्कुल और तरफ आपको लेके आऊँगा, और वो है स्पेस टाइम। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने हमें बताया कि रोशनी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर स्पेस टाइम बेंड करता है तो हमें ऐसा लगेगा कि रोशनी बेंड कर रही है। स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर आइंस्टाइन ने हमें समझाया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब भी मैस को स्पेस टाइम में रखा जाता है तो अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम को बेंड करता है, उसमें कर्वेचर आता है, और जब रोशनी उसमें से गुजरती है तो वो हमें ऐसे लगती है, क्योंकि वो कर्वेचर को उस स्पेस टाइम को फॉलो कर रही होती है, लेकिन हमें यह लगता है कि रोशनी बेंड हो रही है। मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टार है, और उस स्टार के सामने से ये जो रोशनी आ रही है, अब ये देखें यहाँ पर स्पेस टाइम इस चादर में खम है, तो स्पेस टाइम में खम है और उससे रोशनी बेंड हो रही है, और हम जब इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टार यहाँ पर है। तो रोशनी कर्वेचर की वजह से बेंड होती है। इस कॉन्सेप्ट को जब हम ऑप्टिक्स में लेके आते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अब ट्रांसफॉर्मेशनल ऑप्टिक्स का दौर आ गया है, जहाँ पर हम रोशनी की अप्रॉक्सीमेशंस को रेज के साथ नहीं देखते। हम एक रे को लेकर, जिस तरीके से हम 9th 10th में पढ़ते थे, अक्सों पर लेंसेज पर बरसाते हैं और उनका रिस्पॉन्स देखते हैं। अब रोशनी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा माना जाता है। रोशनी के बारे में समझा जाता है कि ये फील्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। और ये फील्ड्स में अगर हम वेरिएशंस लाएं, इन फील्ड्स को अगर हम चेंज करें तो रोशनी बेंड कर सकती है। और कैसे कर सकती है? अगर हम स्पेस टाइम को कर्व कर दें। अब किसी भी तरीके से हम स्पेस टाइम को कर्व कर दें तो रोशनी उसमें से जब गुजरेगी तो वो बेंड होगी। इसको ट्रांसफॉर्मेशनल ऑप्टिक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब आपका सवाल होगा कि हम स्पेस टाइम को बेंड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आ जाते हैं मेटा मटेरियल्स, क्योंकि मेटा मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं। वो नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने की वजह से मेटा मटेरियल स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ रोशनी को भी बेंड कर सकते हैं। मेटा मटेरियल्स में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटा मटेरियल्स की बात करें तो अमूमन इनमें दो चीज़ें होती है। एक रिंग होता है जो कि मैंने आपको दिखाया, और इसी तरीके से एक छोटा सा एंटीना होता है। तो हमारे पास मेटा मटेरियल्स, जहाँ पर नॉर्मल मटेरियल एटम से बने होते हैं, तो यहाँ पर मेटा मटेरियल रिंग से बने होते हैं, जो कि रेजोनेटर्स होते हैं, रेजोनेट करते हैं। जब भी इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आकर बरसती हैं तो ये रेजोनेट करते हैं, और इनके इंटरेक्शन से हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक मेटा मटेरियल दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एटम्स की बजाय ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बने, और ये मेटा मटेरियल्स क्या करते हैं? ये रेडार वेव्स में काम करते हैं। ये मेटा मटेरियल्स कॉपर से बने हुए हैं। 10 सेंटीमीटर रेडार वेव्स इंटरेक्ट करती हैं। इससे ज़्यादा भी छोटे हम नहीं बना सके। वक्त के साथ साथ हम और छोटे स्केल पर मेटा मटेरियल्स बनाएंगे, लेकिन अभी बड़ी वेव्स के साथ इंटरेक्शन करने वाले आर्टिफिशियल मटेरियल्स हम बना रहे हैं। और जब ये इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेटा मटेरियल्स ऐसे हैं। मैं आपको यहाँ पर भी मेटा मटेरियल्स दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि हर मेटा मटेरियल में आपको रिंग नज़र आएगा, रिंग रेजोनेटर्स नज़र आएंगे, और आपको बीच में एक वायर या रॉड नज़र आएगी, जो कि हमने दोनों चीज़ें पढ़ी थी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं उस जगह पर जहां पर हमने कहा था कि हम चीज़ों को गायब कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ को गायब करना है तो आप ये देखें कि अगर सपोज मैंने इस सिलेंडर को, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को गायब करना है, तो जब मैं इस पर रोशनी बरसाता हूं तो रोशनी से लगती है और वापस आती है और मैं उसको देख सकता हूं। लेकिन इसको अगर मैं ढांप लूँ एक क्लॉक से, एक चादर से, तो अब क्या होगा कि रोशनी जब उससे जाके टकराएगी और रोशनी उसमें से कर्व होकर अगर बाहर जा सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व होके बाहर जा सकती है। क्यों कर्व होके बाहर जाएगी? क्योंकि यहाँ पर स्पेस टाइम, इस क्लॉक के अंदर स्पेस टाइम बेंड हो रहा है, तो उस वजह से रोशनी कर्व होके जा रही है और हम इस मटेरियल को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास तो रोशनी आ रही है सोर्स से, तो हमें लगेगा कि ये मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही चीज़ यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि जब
ये सॉलिड मटेरियल। तो जब आप देख सकते हैं कि रोशनी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, स्कैटर होके आ रही है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज़ में इसको रख दूँ, एक ऐसा मेटा मटेरियल बना दूँ जो अपने अंदर स्पेस टाइम को बेंड करे और उसकी वजह से रोशनी की किरणें बेंड होके इसकी इर्द गिर्द से गुजर जाएं, इससे टकराए ना, रिफ्लेक्ट ना हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको ऐसे ही लगेगा कि ये रोशनी की सोर्स उसको नज़र आ रही है, उसको ये सिलेंडर, ये ऑब्जेक्ट कभी भी नज़र नहीं आएगा। मैं आपको फिर यहाँ पर बहुत छोटे मेटा मटेरियल्स दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर भी रेजोनेटर्स बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटा मटेरियल्स हैं। गायब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पार्शली गायब हों। गायब होने के लिए ज़रूरी है कि आपका साया भी गायब हो। आप एक बच्चा देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर ये गायब है, लेकिन फिर भी आपको इसका साया नज़र आ रहा है। जब आप बीच में जाते हैं तो अब आप देखें ये ज़्यादा गायब हो गया, क्योंकि आपको इसका साया कम नज़र आ रहा है। और राइट साइड पर ये पीटर बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि इसका साया भी गायब हो चुका है। तो हमने इसके साये को भी गायब करना है, हमने ऑब्जेक्ट को छुपाना है। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर छुपाना है, तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो एग्जांपल दे चुका हूँ, मेरे पास ये एक मटेरियल है, ये पूरा रिंग जो है ना, इसमें आप देखें रेजोनेटर्स लगे हुए हैं, वायर्स लगी हुई हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स आ रही हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोशनी के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि इन रिंग्स के साथ और इन वायर के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो लाइट को ये बेंड करते हैं। और बेंड क्यों करते हैं? क्योंकि स्पेस टाइम कर्व हो रहा है इनके पास। लेकिन मेटा मटेरियल्स में जो मेन आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारे पास जो लाइट आके पड़ रही है वो इन रेजोनेटर से और इन वायर्स के जरिए डिफ्लेक्ट हो रही है, घूम रही है एक ऐसी स्पेस के इर्द जिसके अंदर हमने वो चीज़ छुपाई हुई है, हमने सेब छुपाया हुआ है, और उसकी वजह से देखने वाली आंख को नज़र नहीं आता कि सेब हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप किन्नू को छीलें और उसके बीच में कोई चीज़ रख दें, तो उस स्पेस में आप अगर इर्द गिर्द से देखें तो आपको किन्नू तो नज़र आएगा, लेकिन वो चीज़ छुपी हुई नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि रोशनी नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे गुजरेगी, लेकिन अगर मैं उसके बीच में ये ऑरेंज कलर का जो डोनट है इसकी जगह मेटा मटेरियल रख दूँ तो वो इस रोशनी को बेंड करेगा, वो इस रोशनी को इस जगह से जाने नहीं देगा। ये जो बीच में व्हाइट कलर की पॉकेट है इसमें से जाने नहीं देगा, वो रोशनी को बेंड करेगा और रोशनी दोबारा अपने उसी पाथ पर चले जाएगी। देखें डायरेक्शन और एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए, यहाँ का यानी शुरू का और एंड का डायरेक्शन और एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप बीच में जो भी चीज़ रखेंगे इस डोनट के हमें नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल छुप जाएगा, ऐसे जैसे ये स्पेस कभी मौजूद ही नहीं थी। और इस केस में भी रोशनी बेंड होती है और जो चीज़ हमने छुपानी है उसको हम मेटा मटेरियल्स के अंदर रख देते हैं और उस तरह हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मेटा मटेरियल्स दिखा रहा हूँ। ये MIT ने मेटा मटेरियल बनाया है जो कि रेडियो वेव्स में काम करता है और रेडियो वेव्स को फोकस करता है। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि ये चीज़ों को छुपा सकें, लेकिन यहाँ पर एक और मैं मेटा मटेरियल बता रहा हूँ, ये ऑडिबल रेंज में, ये अकूस्टिक्स यानी प्रेशर वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको डिफ्लेक्ट कर देता है एंगल्स पर, ताकि हमें कम से कम रोड नॉइज़ मिले। तो निसान ने ये मेटा मटेरियल बनाया, लेकिन आप देखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटा मटेरियल नहीं है, ये अकूस्टिक मेटा मटेरियल है। हम इस वक्त तक माइक्रोवेव लेवल तक मेटा मटेरियल बना चुके हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप माइक्रोवेव के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो माइक्रोवेव की स्कैटरिंग देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट से माइक्रोवेव टकराई है या उसके इर्द गिर्द से घूमी है, तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि रास्ते में कोई चीज़ आई है। तो माइक्रोवेव लेवल पर हम मेटा मटेरियल्स बना चुके हैं, लेकिन विजिबल लाइट तक मेटा मटेरियल्स को ले जाने में अभी भी बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आइंदा 1 दिहाई में हम ऐसे मटेरियल्स बना लें जो कि रोशनी में भी हमें नज़र ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और काफ़ी काम करना पड़ा है। तो आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचा दीजिए।